हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और नई उम्मीद, नई आशा, नए जोश के साथ आज अपने चैनल पे फिर से मैं आपका वेलकम कर रही हूँ। और इस वेलकम के साथ एक वादा भी है कि जो फायर भर्ती है और फायर भर्ती में आने वाले जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, टॉपिक नंबर 1 से लेकर के टॉपिक नंबर 24 तक, वो सारे टॉपिक्स आपको आज से चैनल पे प्रोवाइड होंगे और स्टेप बाय स्टेप आप उनको पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए आइए स्लाइड देखते हैं। पहली स्लाइड और इम्पॉर्टेंट स्लाइड, केमिस्ट्री ऑफ फायर। लिखते जाएं आप बाकी के। क्या होता है केमिस्ट्री ऑफ फायर? आप बहुत ही धीरे से, बहुत आराम से और बहुत केयरफुली हम इसको समझते हुए चलते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ फायर क्या होता है? हम जब भी केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब भी हम केमिस्ट्री ऑफ फायर की बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फायर क्या है। फायर को अपनी भाषा में हम लोग आग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग। और आग को हम जानने के लिए ईंधन पढ़ते हैं, यानी कि जब ईंधन होगा तो आग होगी। अगर कहीं से ईंधन ही नहीं मिलेगा तो आग नहीं लग पाएगी। यानी कि जो आग का बेसिक सोर्स है, फायर का जो बेसिक सोर्स है, वो सोर्स हमारे लिए मात्र और मात्र ईंधन है। हीट यानी तापमान और ऑक्सीजन, वो कभी कभी रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। लेकिन जब आग की बात करेंगे तो पहला सवाल ये होगा कि भाई ईंधन कहाँ है, क्योंकि ईंधन के बिना आग नहीं लग सकती है। इसलिए हम दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, दो ग्रुप बनाते हैं। क्या? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है यहाँ पर हमारे सोर्स हैं, यानी स्रोत। दो प्रकार के स्रोत होते हैं। कौन के? एक परंपरागत, एक गैर परंपरागत। परंपरागत स्रोत का मतलब जो आज से नहीं, हज़ारों और सालों वर्षों से हमें मिलते आ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और कोयला, इनका स्रोत, इनके मिलने का स्थान, इनके मिलने का प्रोसेस, बनने का प्रोसेस, वो परंपरागत सोर्स में आता है, जो हम जानते हैं कि वो किस किस प्रकार से बनता आया है। दूसरी बात करेंगे गैर परंपरागत स्रोत, यानी कि जो टेक्नोलॉजी के साथ किसी भी मनुष्य ने बना लिए। पहले होती थी पवन ऊर्जा? नहीं। होती थी सौर ऊर्जा? नहीं। जल ऊर्जा? कुछ नहीं होता था। ये टेक्नोलॉजी आई, मशीन आई, मशीन पे काम शुरू हुआ, काम बढ़ता गया, मशीनें बढ़ती गई, काम बढ़ते गए। इसीलिए आज एक फायरमैन की ज़रूरतें बढ़ गई है। और फायरमैन की ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जब भी आप फायरमैन की पोस्ट की बात करते हैं तो बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत अच्छा वर्क और मानवता का कार्य जो हमें सर्वोपरि रखेगा, हमेशा सबसे ऊपर रखेगा। जिस किसी का सपना होता है डिफेंस में जाने का, पुलिस में जाने का, नहीं जा पाते हैं, उनके लिए एक मौका होता है कि वो फायर एंड सेफ्टी में जा कर के क्या करें? अपने को प्रूफ करें, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। नॉर्मली क्या होता है? आग। आग को हम क्या बोलते हैं? एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होती है आग, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ऐसे कैसे लिखते जाएं, ये वो वाले नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं और बना करके फिर मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन ज़्यादा मेहनत के साथ इतना कन्फर्म है कि आप लोगों को जितनी मेहनत दी जा रही है आप उसको आउटपुट के रूप में सेलेक्ट होकर के बताएंगे। इसलिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तो हम बात करेंगे आग क्या है? एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, मतलब ऊष्मा निकलती है। जब आग जलती है तो बहुत तेज़ी से ताप की अवस्था बढ़ती जाएगी। इसलिए यहाँ पर एक नाम है जिसको बोलते हैं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। दोनों का अलग अलग अर्थ है और प्रश्न में इस तरीके के प्रश्न आपको अमूमन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं आपको कि ऊष्माक्षेपी क्या है, तो आपको वहाँ पर डाउट न हो, इसलिए नॉर्मली इसलिए नॉर्मली हम बात करते हैं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी का मतलब होता है जो ऊष्मा का अवशोषण करे। एग्जाम्पल समझें, जैसे कि आग लग रही है, आग लग रही है और आग लगते लगते अगर हमें चाहिए कि उस आग के अंदर से तापमान या टेम्परेचर कम किया जाए, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे? ऊष्मा का क्या करेंगे? बताइए।
शोषण करेंगे, ऊष्मा को बाहर निकालेंगे। अब उसके अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, उन माध्यम की चर्चा आने वाली क्लासेस में होती रहेगी। तो दो नाम हैं, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी का मतलब होता है उसका अवशोषण कर लेना। अगर आग लग रही है, आग के अंदर तुमने क्या डाल दिया, पानी, पानी डालते वो आग बुझ जाएगी। लेकिन अगर आग चरम पे होगी तो बुझेगी नहीं, वो बुझ करके बढ़ जाएगी, ये आप सब जानते हैं। यानी कि हम बात करेंगे ये जो अभिक्रिया है, ये जो रासायनिक प्रतिक्रिया है, इसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी, जिसमें हम कैसे भी करके क्या करना चाह रहे हैं, आग का अवशोषण करना चाह रहे हैं। अगर प्रश्न में आता है ऊष्माशोषी से आप क्या समझते हैं, 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से हमें क्या करना है, ऊष्मा का शोषण करने वाली होती है प्रतिक्रिया ऊष्मा। अगला ऊष्माक्षेपी, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन, यानी कि पानी डाला, पानी की ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी डाल दिया। पेट्रोल की आग, पानी डालने से होगा क्या, बढ़ जाएगी। तो ऊष्मा को क्या कर रही है, वो उत्तेजित कर रही है, उत्सर्जन कर रही है। ये 2 शब्द का जानना अति आवश्यक है। नोट्स कितने रखे हों, लेकिन ये बेसिक चीज़ें नहीं जानेंगे ना तो पेपर में यही आएगी। क्योंकि हमें नहीं पता था कि ऊष्माशोषी क्या होता है, और ना कि हमें ये पता था कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कहानी समझ में आ रही है। ये बिल्कुल ज़ीरो और बेसिक क्लास है, जिसमें आग, उसकी उत्पत्ति, उसके सिद्धांत, उसके मेथड्स, ये सब पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं। तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। आग कभी भी नॉर्मल आग नहीं होती है, क्योंकि आग में केवल कोयला नहीं जलता, आग में केवल कपड़ा नहीं जलता, आग में केवल लकड़ी नहीं जलती, आग में केवल प्लास्टिक नहीं जलती, आग में सब कुछ जलता है। तो सब कुछ जलने का मतलब है वहाँ पर रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है। तेज़ी से आग का जलना ये साबित करता है कि अलग अलग तत्व अलग अलग प्रकार से क्या कर रहे हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड डाल दिया, आग बढ़ गई, मिट्टी डाल दी गई, आग शांत हो गई, पानी डाल दिया गया, गर्मी बढ़ गई। तो इसमें क्या है, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। ये पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करता है कि तुमने आग में कौन सा पदार्थ डाला है। ठीक है, O2 की आवश्यकता बहुत ही सटीक बात है, और सब बच्चों को ये पता होगा कि अगर हम बात करते हैं आग की, तो आग के अंदर नॉर्मल क्या होता है। आपने अगर इस रूम में देखा हो, अगर कोई नॉर्मल फायर हो जाए, यहाँ पर आग लग रही है किसी भी रूम में, तो कमरे को आप बंद करेंगे, उसे खुला छोड़ देंगे, क्या करेंगे, खुला छोड़ देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, कमरे को खुला छोड़ने से होगा क्या, कमरे को अगर आपने खुला छोड़ दिया तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। कारण यहाँ लिखा हुआ है O2 की आवश्यकता। आग जब ही बढ़ सकती है जब उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। हाँ, कमरा पैक, क्योंकि कम से भी कम तुम्हें यस वो अपने आप क्या हो जाएगी, वो जलेगी तो चरम पे, जितनी भी ईंधन उस कमरे में होगा वो खा लेगी, वो जला देगी, लेकिन फिर उसको कहीं से भी क्या नहीं मिलेगा। जब ऑक्सीजन आग को नहीं मिलता तो बिल्कुल ट्रिक में समझाऊंगी, ट्रिक में पढ़ाऊंगी, ट्रिक समझ लेंगे तो पार हो जाओगे, बिना ट्रिक पढ़ोगे तो उलझ जाओगे। इसलिए ट्रिक याद रखो। जब किसी इंसान का दम घुटता है तो उसको स्मदरिंग बोलते हैं, आग का भी दम घुटता है तो हम उसे क्या बोल देंगे, स्मदरिंग। तो सीधी सीधी सी बात है, प्रश्न अगर आ गया स्मदरिंग मेथड से आप क्या समझते हैं, तो सीधा जवाब होगा आग में ऑक्सीजन की कमी हो जाना स्मदरिंग है। और आग का दम क्या हो गया, आग का दम घुट गया, दम घुट गया उसका। तो O2 की आवश्यकता होती है आग को। लेकिन जैसे मैंने प्रश्न पूछा कि कमरे में आग लग रही है, क्या करें, पूरा कमरा पैक कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, उसमें से ऑक्सीजन खत्म। जैसे ऑक्सीजन खत्म, आप सेफ हो गए। आग आगे नहीं बढ़ पा रही है, लपटें आगे नहीं बढ़ पा रही है, लपटें धीरे धीरे शांत होकर के चिंगारी में तब्दील हो जाएगी, छोटी छोटी चिंगारी दिखेगी बस। फिर जो उसका शांत होता हुआ प्रभाव है, जो उसका शुरुआती स्तर है। आग के 4 स्तर होते हैं, शुरुआती स्तर, फिर निम्न, फिर मध्य, फिर अपर यानी कि ऊंचा वाला स्तर। 4 प्रकार के स्तरों में आग डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न आएंगे अगर आते हैं तो शुरुआती से,
कि आग की उत्पत्ति कहाँ से मानी जा सकती है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो आग है और उसकी उत्पत्ति है वो पूरा पाषाण काल से मानी जा सकती है। कहाँ से मानी जा सकती है? पूरा पाषाण काल से वो मानी जा सकती है। और आदि मानव ने, ये सब जो बच्चे भी जानते हैं कि आदि मानव ने तो पत्थर के टुकड़े घिसे, घर्षण से चिंगारी उत्पन्न हुई तो आग का आविष्कार हो गया था। अब हम पढ़ने वाले हैं आग के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? आग के प्रकार। अब सबसे बड़ी बात है, अगर किसी फायरमैन को बोला जाए आग बुझा के आओ, तो फायरमैन को ये पता तो होना चाहिए कि आग कौन सी है, आग का प्रकार क्या है। अगर फायरमैन ये नहीं जान पाएगा कि आग लकड़ी की है, कपड़े की है, कोयले की है, पेट्रोल की है, डीजल की है, कारखाने की है, इंडस्ट्रियल की है, या दावानल जंगल की है, या बड़वानल समुद्र की है, ये नहीं जान पाएगा तो फायरमैन कुछ भी नहीं कर सकता। हमें जो उपकरण दिए हुए हैं फायर के, उन उपकरण का प्रयोग तभी है जब हम पता कर पाएँ कि आग का प्रकार क्या है। तो पहला प्रश्न यहीं से बनेगा और इसी चैप्टर से बनेगा, जिसका नाम क्या था? आग। तो हम बात करते हैं आग के प्रकार। और आग के प्रकार में स्क्रीन पर जो आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा है, उसमें क्लास ए, जहां आपको समझ ना आए मैं उसको ट्रांसलेट कर रही हूं, तो आप जो भी मुझे देख रहे हैं नोट्स बनाते चलें, लिखते चलें। ये वीडियो आपकी अमानत है और अमानत के तौर पर आपके पास किस में है? अपने YouTube चैनल पर है। 10 बार प्ले पॉज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और 10 बार उसको सुन सकते हैं। तो आसानी से आप लिख सकते हैं, नोट्स बनाते चलिए। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ। ठीक है, हमारे पास कितनी आग होती है? 5 होती है। कैसे होती है समझे इसको। क्लास ए में होती है ठोस पदार्थ की आग, सीधी सीधी बात है। क्लास ए की बात करेंगे, पदार्थ होगा ठोस, जैसे लकड़ी, कपड़ा, कागज़, कोयला, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें होंगी। यानी कि गार्बेज डेटा जो हमारे पास होता है, कचरा होता है, वो सारे ठोस पदार्थ में आएगा। कोयला हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गई, ये सब। इसमें सीधा सीधा आपको याद रख लेना है, रट लेना है, समझ लेना है, सीख लेना है कि जब भी क्लास ए की बात आती है तो हमारे पास जो यंत्र होगा, फायरमैन क्या लेके दौड़ेगा जब उसको पता चलेगा अरे यार जंगल की आग है, कोयले में आग लग रही है ना, कपड़ों में कपड़े जल रहे हैं, लकड़ियाँ जल रही है, फर्नीचर जल रहा है, कचरा जल रहा है, प्लास्टिक जल रही है, फटाफट से वो क्लास ए के लिए दौड़ के भागेगा। वाटर टाइप, कौन सा एक्सटिंग्विशर? वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर वो यूज़ करेगा। हम बात करते हैं क्लास बी की। क्लास बी के अंदर नॉर्मली क्या होता है? तरल पदार्थ। क्या होता है? और तरल पदार्थ में हम बात करेंगे सब लिक्विड की। लिक्विड क्या होते हैं? वो लिक्विड जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो ज्वलनशील है। आज प्रयोग में लाया जाने वाला जो डीओ होता है ना, जिसे हम बोलते हैं, वो फ्रेगनेंस के लिए, खुशबू के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसमें भी केमिकल है। तुम डीओ का यूज़ भी कर दोगे कहीं पर भी लगाने में, तब भी आग बढ़ जाती है। हिट जो मच्छरों को मारने का, कॉकरोच को मारने का, इन सब में क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को दबाने के लिए, ऑक्सीजन दब के उसके ऊपर क्या होता है? ये केमिकल जाता है, तो इसको भी बोलते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक। तो बड़ी तेज़ी से ये रासायनिक प्रतिक्रियाएं क्या होती है? उस आग पर एकदम इफ़ेक्ट करती है, और आग पर इफ़ेक्ट करते ही इनका कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। प्रभाव कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि वो अग्नि है, वो आग है, इसलिए हमेशा वो क्या करेगी? नेगेटिव इफ़ेक्ट डालेगी और उसको बढ़ा देगी, आपको हार्मफुल कर सकती है। इसलिए हम बी क्लास में क्या बात करते हैं? इसमें तरल पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ग्रीस, ये ऐसे होते हैं जो तरल होते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? 2 प्रकार की क्लास हम लोग देख चुके हैं। हम बात करेंगे क्लास नंबर सी। क्लास ऑफ फायर में सीधा सीधा मेथड है भाई, गैस वाली आग। कौन सी आग? गैस वाली आग सी क्लास ऑफ फायर होती है। ठीक है, कौन सी होती है? गैस वाली आग। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि कहीं पर भी कोई भी गैस लीक हो रही है, भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी तो वहाँ पर एक गैस लीक हुई थी, क्या नाम था उसका? मिथाइल आइसोसाइनेट। वो गैस जब लीक हुई थी तो लीक होते ही करोड़ों लोग तो बेहोश हो गए थे और लाखों लोग मर गए थे उससे।
लोगों को कुछ नहीं पता था क्या लीक हो रहा है, जबकि गैस जहरीली गैस बन गई थी। वातावरण के संपर्क में आने से कुछ गैसों का रिएक्शन हुआ, और जब 4-5 अलग अलग प्रकार की गैसेस मिलती हैं तो वो एक अलग गैस बना देती है, जिसको बोलते हैं विषैली गैस। तो उसने एक विषैली गैस बना दी थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, और उससे सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। वो जैसे सूंघने में आई, लोग मर गए। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि कहीं पर कोई आग ऐसी लगी है जो गैस के लीक होने से लगी है, तो वहाँ पर हमें पता होना चाहिए। ये क्लास है, क्लास नंबर सी। कौन सी है? क्लास नंबर सी। ठीक है। इसमें हमेशा हमें जो यंत्र लेके भागना है फायरमैन होने के नाते, वो यंत्र होगा हमारा CO2 एक्सटिंग्विशर। जैसे आग को आग मारती है, पानी को पानी मारता है, धुएं को धुआं मारता है, इस प्रकार से गैस को गैस ख़त्म करती है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? CO2 एक्सटिंग्विशर।